नमस्कार। देश की बात में कोरोना का बढ़ता कहर। आज देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा एक दिन में 2 लाख के पार चला गया। 1038 लोगों की मृत्यु भी हुई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। 9 राज्यों में अब तक के सबसे ज्यादा मामले दर्ज भी हुए हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, क्योंकि एक दिन में 17,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कर्फ्यू शुक्रवार शाम से लागू होगा। हालांकि जरूरी सेवाओं पर असर नहीं होगा। मॉल, जिम, स्पा अगले आदेश तक बंद रहेंगे। 30% क्षमता के साथ सिनेमाघर चलते रहेंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी और हर जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक मार्केट ही खुल सकेगा। और अब बात उत्तर प्रदेश की। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया है। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित हो गई हैं। वाराणसी में 1585 मामले एक दिन में दर्ज हुए हैं। 2 हफ्तों में 1000% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो ऐसे में वाराणसी के डीएम ने स्थानीय और विदेशी पर्यटकों से अप्रैल अंत तक वाराणसी नहीं जाने की अपील भी की है। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद चुनावी प्रचार जारी है। 24 घंटे में 5892 मामले दर्ज हुए हैं। शमशेरगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार रेजाउल हक की सुबह मृत्यु भी कोरोना के कारण हो गई है। उधर मुंबई में 5 सितारा होटल को कम गंभीर कोरोना मरीजों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और महाराष्ट्र, दिल्ली समेत देश के करीब 10 राज्यों में आपको बता दें, डबल म्यूटेंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। हर जगह राइजिंग ट्रेंड बताया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कोरोना के मामलों में इतनी तेजी के पीछे डबल म्यूटेशन की बड़ी भूमिका है। तो लखनऊ में पिछले 10 दिनों में कोरोना के 32,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और ऐसे में संगीन हालात को देखते हुए व्यापार मंडल ने शहर के सारे बड़े बाजार बंद कर दिए हैं। सरकार ने कोरोना के मरीजों के लिए और बेड, दवाओं का इंतजाम को बढ़ाया है, लेकिन मरीजों की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए ये कम ही है। कमाल खान की रिपोर्ट। लखनऊ का 200 साल पुराना तारीखी हजरतगंज बंद है। सड़कों पे थोड़ी तादाद में गाड़ियां तो हैं, लेकिन दुकानें पूरी तरह बंद। सरकार ने तो लॉकडाउन नहीं किया है, लेकिन यह व्यापारियों का लॉकडाउन है। उन्होंने कोरोना के खौफ से बाजार बंद कर दी है। सभी का ये मत था कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से तेजी से अपने पांव पसार रहा है, इसके लिए एज अ सिटीजन हम लोगों को भी अपनी तरफ से कोई प्रोएक्टिव एक्शन करना चाहिए। इस बंदी में लखनऊ की आधा दर्जन बड़ी बाजारें शामिल हैं, जो तकरीबन पूरा शहर ही हो जाता है। इन बाजारों में लाखों लोग रोज आते हैं और हजारों करोड़ का रोजाना का कारोबार है, लेकिन कई व्यापारी इस बंदी से खुश नहीं हैं। सरकारी ऑफिस खुले हैं, सरकारी बैंकें खुले हैं, प्राइवेट बैंकें खुली हैं, प्राइवेट सारे काम हो रहे हैं, सरकारी सारे काम हो रहे हैं, तो हम लोग क्यों बंद रखें? किस वजह से बंद रखें? पीएम जी कह रहे कि हमने सीएम के ऊपर डाला, सीएम कह रहे हम डीएम के ऊपर डाले, डीएम कह रहे कि हमने सब व्यापार मंडलों के ऊपर डाल दिया, व्यापार मंडल वाले कह रहे कि हमने अपने मार्केट के दुकानदारों के ऊपर डाला है। क्यों डाला है? काय के लिए? क्या सरकार हमको खिला रही है? इस बीच लखनऊ में कोविड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में यहां 32,167 नए मरीज मिले हैं। हर वक्त शहर से गुजरती एम्बुलेंस माहौल को और डरावना बनाती हैं। इस बीच लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट पे, जहां कोविड के शवों का अंतिम संस्कार होता है, यहां पे 3 शेड लगा करके घेर दिया गया है ताकि कोई उस तरफ जलती हुई चिताओं को ना देख पाए और उस तरफ ना जाने पाए। एक नोटिस भी लगा दी गई है जिसमें अंदर जाने पे पैंडेमिक एक्ट में मुकदमा करने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि लखनऊ में हालात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी हेल्थ वर्कर्स की बिना पूर्व सूचना के छुट्टी पे रोक लगाई गई है। प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स से भी छुट्टी ना लेने कहा गया है। इलाज के लिए बिस्तरों और इक्विपमेंट्स का इंतजाम किया जा रहा है। इतना बड़ा काम हुआ कि रातों रात हम लोगों ने 2000 बेड्स और बढ़ाने का निर्णय किया और उसके लिए जो इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, जैसे 1000 के आसपास वेंटिलेटर हमने बाहर से मंगाए। हमारे कुछ जो एम्बुलेंसेस थे उनको बढ़ा रहे हैं, कुछ जो इंजेक्शन थे उसको हमने गुजरात से बाहर से मंगवाया है। यानी हमारी जो चिकित्सा के संबंध में जो दवाइयों की जरूरत थी वो हमने पूरी की है। जो इक्विपमेंट की जरूरत थी उनको हमने पूरा कर लिया है या हम कर
की स्थिति में हैं। हालात जब इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हों तो हालात सुधरने का इंतज़ार करने के बजाय ज़्यादा बेहतर उपाय यही है कि लोग इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी कीमत पे कोरोना का संक्रमण उनको ना लगने पाए। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। उधर लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट के बाहर से मीडिया के लोग खबरें दिखा रहे थे कि कोरोना के बाद किस संख्या में शवों के अंतिम संस्कार हो रहा है, जिससे मौतों के आंकड़े का भी पता चलता था। लेकिन अब यहां टीन का शेड लगा दिया गया है और इस जगह को कोविड एरिया घोषित कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि यहां अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले लोगों पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया जाएगा। लखनऊ में ये भैंसाकुंड शमशान घाट है। यहाँ पे हमारे उस तरफ सामान्य शमशान घाट है जहाँ पे आम दिनों में या बिना कोविड के जिनकी डेथ होती है उनके शव आते हैं। और इस तरफ ये इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में भी पहले सामान्य लोग आते थे, लेकिन अब जब कोविड से मौतें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं तो इसको सिर्फ कोविड के पेशेंट्स जिनकी डेथ हो जाती है उनके लिए ये रिज़र्व कर दिया गया है। यहाँ से मीडिया के लोग ये खबरें दिखाते थे कोविड के बॉडीज़ का अंतिम संस्कार होने के, और अंदर डेटा भी मिलता था कि कितने लोगों के अंतिम संस्कार यहाँ पे हुए। ऐसी बहुत सारी खबरें आई हैं कि जो सरकार का प्रेस नोट जारी होता है उसमें जितनी मौतें बताई जाती हैं उससे कई गुना ज़्यादा मौतों का रिकॉर्ड यहाँ पे नगर निगम रखता है। तो अब इस पूरे एरिया को घेर दिया गया है, यहाँ पे टीन शेड लगा दिया गया है और बता दिया गया है कि ये कोविड एरिया है। और एक नोटिस भी लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि अनधिकृत रूप से यहाँ पे प्रवेश करने वालों के ऊपर पैंडेमिक एक्ट में मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो मौतें हो रही हैं उनको छुपाने के लिए सरकार इस तरह का काम कर रही है। सरकार ये कह रही है कि इसको घेरा इसलिए गया है ताकि अनधिकृत लोग ना जाने पाएँ, क्योंकि ये कोविड एरिया है और यहाँ जाने से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लखनऊ में आलोक पांडे, कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी शनिवार और रविवार एक तरह से लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के अलावा कई और पाबंदियां भी लगाई हैं। देखिए रिपोर्ट। आज LG साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज के लिए निकलते हैं जो कि कर्टेल की जा सकती है, जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंगलवार 6 अप्रैल की रात से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। अब शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। दिल्ली में अप्रैल के 14 दिनों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ गए, जिसके चलते पहली बार एक्टिव मामलों की संख्या 50,000 से ऊपर चल रही है। इसी वजह से वीकेंड कर्फ्यू के अलावा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई पाबंदियों की घोषणा की। मॉल, स्पा, जिम और ऑडिटोरियम अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिनेमा हॉल अब अपनी 30% क्षमता पर ही चलेंगे, जबकि साप्ताहिक बाजार भी एक म्युनिसिपल जोन में एक दिन में एक ही लग सकेगा। दिल्ली के आम लोग और व्यापारी फिलहाल दिल्ली सरकार के इस फैसले के समर्थन में ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत खुश हैं जी, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, जो किया है सबका फायदा के लिए किया है। बिल्कुल सही फैसला लिया है इन्होंने, और इसी तरह से काम करते रहना चाहिए कि पब्लिक का भी नुकसान ना हो और गवर्नमेंट जो सख्ती करना चाहती है उसका सभी लोग पालन करें। बिल्कुल सही है कदम ठीक है। मतलब कारण क्या है, आपको लगता है कि ठीक है? हम सब लोगों की सेफ्टी के लिए है, ये हम लोग सब लोग अच्छे के लिए है। व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि हालात के मद्देनजर हफ्ते 10 दिन का लॉकडाउन जरूरी है।
दिल्ली के व्यापारी इस कदम को बड़ा सही कदम मानते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से, जिस तेजी के साथ, जिस बेतहाशा वृद्धि के साथ दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, कल 18,000 केस दिल्ली के अंदर हो गए हैं, उनको देखते हुए जब तक दिल्ली में 7 से 10 दिन का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तब तक ये चेन ब्रेक नहीं होगी। एक बताने वाली बात यह है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए लॉकडाउन के अलावा दिल्ली सरकार जितनी पाबंदियां लगा सकती थी उतनी लगभग लगा चुकी है। अब भी अगर कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं होती तो दिल्ली सरकार के सामने संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शशिकांत के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देश के 10 राज्यों में कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट मिला है। हालांकि अब तक ये साबित नहीं हुआ है कि गंभीर रूप से लोगों को बीमार कर रहा है और इसकी वजह से मौत के आंकड़े बढ़ तो नहीं रहे। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक समेत 10 राज्यों में डबल म्यूटेंट मिला है। आंकड़ों के रोजाना बनते नए रिकॉर्ड में डबल म्यूटेंट की भी भूमिका है। आईसीएमआर ने भी माना कि नंबर बढ़ाने में डबल म्यूटेंट की भूमिका से इनकार नहीं और बचने की सलाह भी दी। जरूर कुछ म्यूटेंट्स हैं जो ट्रांसमिशन एफिशिएंट है, लेकिन वो ट्रांसमिशन एफिशिएंट होते हुए भी हमें संक्रमित नहीं कर पाएंगे, हम फेस मास्क लगा लेंगे तो। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में यूके वेरिएंट भी है और डबल म्यूटेंट भी। करीब 14,000 जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर डबल म्यूटेंट की जानकारी मिली। म्यूटेंट को कल्चर किया जा रहा है ताकि व्यापक असर का पता चले, जैसे प्रिलिमिनरी इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन, मौत में भूमिका, गंभीर बीमारी और टीका पर इसका कितना असर पड़ेगा। डबल म्यूटेंट की जानकारी जिले के हिसाब से होती है और रिपोर्ट आते ही आईडीएसपी स्टेट सर्विलांस अधिकारी से जानकारी साझा करता है ताकि जमीन पर सही से एक्शन प्लान तैयार किया जा सके। वहीं यूके वेरिएंट देश के 19 राज्यों के 80 जिलों में है। जो वायरस है ना, उसका जीनोमिक आरएनए अगर देखे, इसके अंदर भीतर एक आरएनए होता है और वो जब वायरस हर बार जब रिप्लिकेट होती है उस आरएनए की अपने आप में कॉपी बनती है। आरएनए में जो है टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस जो है वो करीबन 30,000 का है। हर बार जब वायरस रिप्लिकेट करके अपने 30,000 आंकड़ों को रिप्लिकेट करती है, उसमें एक संभावना होती है कि किसी जगह एक आंकड़ा जो है वो दूसरा हो जा सकता है, जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। 2 जगह पे अगर म्यूटेशन आ जाए तो उसको डबल म्यूटेंट कहते हैं। जैसे कि 454वीं पोजीशन है, वहाँ पे ई से क्यू म्यूटेशन हो गया है और 452वीं जो पोजीशन है वहाँ पे एल से आर हो गया है। साल भर पुरानी बीमारी पर बदलते वक्त के साथ साथ परेशानी नहीं। शोध, खोज और सीखने का सिलसिला अब भी जारी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है मध्य प्रदेश के शिवपुरी से खबर। यहाँ एक की ऑक्सीजन निकालकर दूसरे को लगा दी गई। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में लापरवाही से मौत का एक बड़ा मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि मंगलवार रात कोविड वार्ड में भर्ती शिक्षक सुरेंद्र शर्मा को लगे ऑक्सीजन सपोर्ट को वार्ड बॉय ने हटाकर दूसरे मरीज को लगा दिया, जिससे शिक्षक सुरेंद्र शर्मा की सांस रुकने से मौत हो गई। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। रात लगभग 11 बजे गुलाबी टी शर्ट पहने ये शख्स आया, कोविड वार्ड में भर्ती सुरेंद्र शर्मा का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हटाया, सामने से एक गार्ड आता दिखा, फिर यह शख्स मशीन बाहर ले गया। सुबह बेटे को खबर मिली। इस तस्वीर में वो हड़बड़ाहट में है, पिता बिस्तर पर सिर पटक रहे हैं। 15 मिनट में उनकी मौत हो गई। 2-3 दिन से पिताजी की स्थिति अच्छी थी, बढ़िया थी, खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, सब कुछ अच्छा। क्या हुआ, इनने रात में लगभग जितने बजे भी इनने ऑक्सीजन हटा दी। जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई, तो उनको तड़पते रहे वो। सुबह उनका फ़ोन आया मेरे पास, सुबह फ़ोन आने से फ़ोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते दौड़ते, मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, ताजी तड़प रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। परिजनों का आरोप है कि उनके हंगामा करने पर अस्पताल ने सीसीटीवी फुटेज दिया। फिलहाल प्रशासन ने इस मामले में शल्य चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत कुमार राखोड़े की अध्यक्षता में
3 सदस्यीय दल का गठन किया है जो 48 घंटे में पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगा। जहाँ तक जिला चिकित्सालय शिवपुरी के आईसीयू का और आइसोलेशन वार्ड का है, हमारे पास 76 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं आइसोलेशन वार्ड में और 30 बेड की आईसीयू है जहाँ हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। 13 हमारे पास HNFU मशीन है जिसमें से कल सिर्फ 4 का यूज हुआ है, बाकी हमारी अभी जो है 8 मशीनें जो है अभी भी रिजर्व में हैं। झांसी से जो पेशेंट 11 तारीख को शिफ्ट हुआ था जो डायलिसिस करवा रहे थे, बहुत पहले से डायलिसिस पे भी थे, उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया था, उनके बारे में उनकी डेथ हो गई है। उनके बारे में जो परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उनकी शीघ्र ही हम CCTV फुटेज देख करके बाकी पूरी इंक्वायरी करा करके और यदि किसी ने अपराध किया तो उसको दंड दिया जाएगा। डॉक्टर साहब की बातों से मौसम गुलाबी लगेगा, लेकिन ये तस्वीर भी उनके जिले से ही है जहां चिंताहरण मंदिर के बाहर रोड पर कोरोना संदिग्ध ने तड़प कर दम तोड़ दिया। आरोप है कि कई अस्पतालों ने भर्ती के लिए टालमटोल किया, बीच रास्ते में मौत आ गई। वो बोलती उसमें जा और ये इनको ज़्यादा घबराहट हो रही थी, यहाँ गाड़ी में बैठ गए, बोलते मुझे जाना नहीं है। अब फिर ये आया है, बहुत घबराहट हुई तो बोले फिर क्या हुआ? आगे आए जल्दी पलटी हुए और लट से प्राण निकल गए। तो सिम्टोमेटिक जैसे बता रहे सिम्टोमेटिक हो सकता है तो फिजिकल। अच्छा, जो प्रथम दृष्टया सिम्टम्स नजर आ रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव होने के थे। अब ये बुखार बता रहे हैं 2 दिन से, सिम्टोमेटिक है। फिजिकल पुलिस आ गई है, गाड़ी को लेके जाएंगे, मरकायम कराएंगे, जो जांच होगी वो की जाएगी। सरकार हाथ पैर मार रही है, इंजेक्शन मंगवा रही है, ऑक्सीजन बुलवा रही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। 5 साल में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य पर 42,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। राज्य की आबादी 7 करोड़ है, फिर भी 75,000 की आबादी पर 1 वेंटिलेटर है, 47,000 लोगों पर 1 बेड है। सरकारी अस्पतालों में कुल 36,446 बेड हैं, निजी अस्पतालों में 17,036 बिस्तर हैं। पिछले साल कोरोना से निपटने के लिए 724 करोड़ रुपए अलग से रखे गए थे, लेकिन इस बार महामारी से लड़ने के लिए अलग से कोई बजट नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ने लगी हैं, व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा, तो वहीं छत्तीसगढ़ में इससे 2 गुनी मौत हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक इस महीने के आखिर तक मध्य प्रदेश में 1,85,000 एक्टिव मरीज होंगे और तब लगभग 17,000 यानी लगभग 30% मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पाएंगे। राजनांदगांव से रजक, शिवपुरी से अतुल और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे, मेडिकल के इम्तिहान को पोस्टपोन करने की छात्र डॉक्टर कर रहे हैं मांग। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में पीजी के लिए प्रवेश परीक्षा 18 अप्रैल को होनी है, लेकिन कोविड के बेकाबू मामलों से देश भर से जो 1,70,000 डॉक्टर हैं, मेडिकल छात्र हैं, वो परेशान हैं, डरे हुए हैं और अब ये मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को टाला जाए। इनमें से बहुत से डॉक्टर्स इस समय अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के साथ हजारों डॉक्टर और MBBS के छात्र स्वास्थ्य मंत्रालय से मांग कर रहे हैं कि 18 अप्रैल को होने वाली नीट पीजी की परीक्षाएं टाल दी जाएं। 30 साल के डॉक्टर जसवंत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पिछले 6 महीनों से कोरोना और दूसरी गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की नई लहर में इनकी यूनिट के 10 डॉक्टरों को कोविड हो गया है। डॉक्टर जसवंत को डर है कि अगर वो 18 अप्रैल को नीट पीजी की परीक्षा देने गए तो उनसे दूसरों को या फिर दूसरे डॉक्टर जो कोविड अस्पताल में ड्यूटी कर रहे हैं उनसे कोरोना फैल सकता है। मेरी यूनिट में 20 लोग हैं, हम लोग 20 यूनिट में से मोस्टली 10 लोग पॉजिटिव हैं अभी। अगर मैं लोगों की सेफ्टी के लिए सोचूं या अपनी सेफ्टी के लिए सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जाके एक एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है कि मैं सेफ रहूं। देश भर की लगभग 10,000 सीटों के लिए ये नीट पीजी परीक्षा होने वाली है, पर बढ़ते कोरोना को नजरअंदाज करते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जूनियर डॉक्टरों को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए कहा गया है।
ये जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं कि वो कोविड में अस्पतालों में ड्यूटी दे रहे हैं और इस हेल्थ इमरजेंसी में ये परीक्षाएं नहीं कराई जानी चाहिए। मेरे को सबसे ज्यादा डर अपने पेरेंट्स को लेकर है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी किसी फालतू गलती की वजह से मेरे माँ बाप को कोई प्रॉब्लम हो। तो बिल्कुल ही मतलब बहुत कोमॉर्बिडिटीज हैं बहुत ज़्यादा। मम्मी को मेरे एओर्टिक रिगर्जिटेशन की 2nd स्टेज है, पापा मेरे डायबिटिक हैं, करंटली अभी उनको स्ट्रोक आया था। तो बहुत सारा मतलब कियोस मच रखा है, अभी नहीं होना चाहिए एग्जाम। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वीकेंड पर कर्फ्यू रहेगा। ऐसे में इन डॉक्टरों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में भी दिक्कत होगी। अब ये नीट पीजी की परीक्षार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि ये नीट पीजी की परीक्षाएं रद्द की जाएं, क्योंकि अगर इनसे कोरोना फैल गया और ये कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं तो ऐसे में अगर कोरोना फैला तो ये संकट में आएंगे, मरीज संकट में आएंगे और इनके परिवार वाले भी संकट में आ जाएंगे। और इन्होंने 10वीं 12वीं की परीक्षाएं टालने का भी कोर्ट में हवाला दिया है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आंध्र प्रदेश के कुरनूल में उगादी यानी नए साल के अगले दिन लोगों की भीड़ गाय के गोबर के बने कंडे एक दूसरे के ऊपर बरसाते नजर आए। आस्था के जोश में कोरोना की फिक्र नहीं दिखी। यहाँ पर उमा सुधीर हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रही है। बहुत शॉकिंग और चिंताजनक विजुअल्स आ रहे हैं हमें करनूल जिले से, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये उगादी के दिन हुआ। उगादी तेलुगु का नया साल माना जाता है और परंपरागत तरीके से हर साल ये रिचुअल्स मनाए जा रहे हैं। 2-3 जगह से अगर आप देखें तो विजुअल्स आ रहे हैं। एक गांव में ऐसा एक रिचुअल है कि जो गाय का जो काउडांग है उसके केक्स बनाकर एक दूसरे पर फेंकने का एक रिवाज। और जैसे आप उसमें देख सकते हैं पूरी तरह से भीड़ जमी हुई है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और अगर आप देखें तो किसी ने भी वहाँ पे मास्क नहीं पहना हुआ है। दूसरी जगह के विजुअल्स अगर आप देखेंगे तो बैल के कुछ प्रोसेशंस हैं। एक दिन वो हुआ, दूसरे दिन गधे को जैसे काफ़ी अलंकृत करके उसको एक प्रोसेशन में ले जाया गया। उस मंदिर के आसपास उसको घुमाया जाता है ताकि माना यह जाता है कि उससे वहाँ पे जो खेती होती है वो अच्छी तरह से होती है। लेकिन अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब कोविड का ज़माना है, भय सब में लगा हुआ है कि कोविड का 2nd वेव अब चल रहा है, तो इस पूरे प्रोसेशन को, पूरे मेले को अलग कैसे किया। कुछ विजुअल्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें जायंट व्हील भी लगा हुआ है, कुछ जॉय राइड्स है और कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ नहीं है। ना ही पुलिस वहाँ पे मौजूद है और ना ही किसी ने किसी तरह के कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं। अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 5000 से ज़्यादा कोविड के पॉजिटिव केसेस आए, एक तरह से रिकॉर्ड हाई है। और उसमें से भी अगर आप देखें तो करनूल ज़िला, जहाँ के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पे 626 केसेस वहाँ से आए पिछले 24 घंटों में। और वो राज्य के 13 ज़िलों में अगर आप देखें तो 2nd हाईएस्ट था चित्तूर ज़िला, जहाँ पे 930 करीब कुछ केसेस आए थे। वहाँ पर तिरुपति का बाईपोल भी होने वाला था और वहाँ पे मुख्यमंत्री ने इलेक्शन की मीटिंग 14 तारीख को ही कैंसिल कर दी थी क्योंकि कोविड इतना ज़्यादा वहाँ पे बढ़ रहा था। एक तरफ तो कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ एक पॉजिटिव चीज़ हुई है आंध्र प्रदेश में उसी 14 के दिन कि टीका उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा था कि अगर हमको वैक्सीन सप्लाई मिलेगा तो हम 6 लाख एक दिन के लिए कर पाएंगे। और किसी ने शायद उस बात को काफ़ी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब वैक्सीन सप्लाईस आ गए तो 14 अप्रैल को आंध्र प्रदेश में 6,28,961 ऐसे वैक्सीनेशंस हुए, जो शायद देश के लिए, किसी राज्य के लिए एक दिन के लिए एक नया रिकॉर्ड बना है। लेकिन सवाल उठता है कि करनूल में ऐसे पब्लिक इवेंट्स अलाउ कैसे किए गए जो कि बहुत ही बड़े पब्लिक रिस्क हो सकते हैं, पब्लिक हेल्थ रिस्क हो सकते हैं।